नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी ने भी मिशन 2024 में जीत की हैट्रिक के लिए एक मास्टर प्लान तैयार कर लिया है, जिसमें युवा और महिलाओं को खास तवज्जो देने की बात कही जा रही है। ऐसे में कई बुजुर्ग नेताओं का टिकट भी कटता हुआ नजर आ रहा है। यानी बीजेपी फुल प्रूफ प्लान के साथ 24 को साधने की तैयारी में है। ऐसे में आज अगले आधे घंटे में हम आपको बताने की ये कोशिश करेंगे कि आखिर बीजेपी का 2024 का ये विनिंग फॉर्मूला क्या है और क्या वाकई में कटने वाला है 30% बीजेपी सांसदों का टिकट। मैं आप सबकी तरफ से कहूंगा कि फिर एक बार मोदी सरकार। 10 साल पहले हजारों लाखों करोड़ रुपए के मेगा स्कैम्स की चर्चा होती, आज हजारों करोड़ रुपए के मेगा प्रोजेक्ट के पूरे होने की चर्चा होती है। 2024 का सियासी अखाड़ा सज चुका है। एक तरफ मोदी की सेना खड़ी है तो दूसरी तरफ राहुल के साथ विपक्ष का इंडिया गठबंधन। 2019 में बीजेपी ने 303 का जादुई आंकड़ा छुआ था। इस बार 400 प्लस की तैयारी है, लेकिन रास्ता कठिन है क्योंकि इस बार पूरा विपक्ष लामबंद है मोदी को हराने के लिए। ऐसे में बीजेपी ने भी अपने मिशन 2024 को धार देना शुरू कर दिया है। ये जो क्रम अभी 2023 के विधानसभा चुनाव से शुरू हुआ है, ये 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इसी तरह से बदस्तूर जारी रहेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, देश की जनता इसका मानस बना चुकी है और आज मैं आपके सामने पूरी जिम्मेदारी से बात से ये कह रहा हूँ कि अब की बार हम 400 के पार। तैयारी जीत की है तो फैसले भी कठिन लेने होंगे। ऐसे में जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी करीब 90 सांसदों का टिकट काट सकती है। माना जा रहा है कि हालिया प्रदर्शन टिकट काटने का आधार बनेगा। वहीं ये साफ है कि इस बार खराब प्रदर्शन वाले सांसदों को पार्टी टिकट देने के मूड में नहीं है। वहीं उम्र को देखते हुए 70 साल से बड़े सांसदों का भी टिकट कट सकता है। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि 3 बार रह चुके सांसदों का भी टिकट पार्टी काट सकती है। पार्टी अपने मौजूदा लोकसभा सांसदों में कम से कम 30% को बदलने पर विचार कर रही है। टिकट बदलने के लिए जो शर्तें बीजेपी में तय हो रही हैं, उसमें 70 साल से अधिक उम्र के सांसद, 3 बार से अधिक के सांसद और लोकसभा क्षेत्र में लोकप्रियता शामिल है। हालांकि कुछ सांसदों को इन तीनों नियमों में छूट दी जा सकती है। जो पुराने नेता हैं, 70 पार के हैं, उनकी जगह भाजपा अपेक्षाकृत कम आयु के लोगों को मैदान में उतारना चाहती है। कारण कि 1 या 2 बार या 3 बार चुनाव जीत चुके नेताओं को लेकर के कुछ क्षेत्र विशेष में एक जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका भी बड़ा प्रभाव रहता है। तो एक बहुत बड़ी रणनीति के साथ और नई रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी इस बार मैदान में उतरने जा रही है। माना जा रहा है कि इस बार पार्टी कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है, क्योंकि विपक्षी खेमा बीजेपी के खिलाफ 1-to-1 फाइट के मूड में है। ऐसे में बीजेपी इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए अपनी तैयारी को पुख्ता कर रही है। माना जा रहा है कि बीजेपी आलाकमान मिशन 2024 में जीत के लिए इस बार युवाओं और महिलाओं पर बड़ा दांव लगा सकती है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में अधिकतम सीटों पर लड़ने की तैयारी में है। सत्तारूढ़ दल ने 2019 में 436 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 303 सीटों पर उसे जीत मिली थी, तो वहीं 133 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। माना जा रहा है कि पार्टी कुछ हफ्ते में 150 से 160 सीटों पर कैंडिडेट की घोषणा कर सकती है। इनमें वो सीटें शामिल हैं जिनमें बीजेपी या तो हारी थी या उसका प्रदर्शन खराब रहा था। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक इसी महीने के अंत में हो सकती है, जिसमें पार्टी पहली सूची के उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर सकती है। प्रधानमंत्री पहले ही इस बात के संकेत दे चुके हैं कि टिकट की दावेदारी में युवाओं और महिलाओं का खास ख्याल रखा जाएगा। यानी 70 की उम्र पार कर चुके तमाम नेताओं के टिकट कट सकते हैं। हालांकि पार्टी इस बात का भी ध्यान रखेगी कि किसी ऐसे नेता का टिकट न काटा जाए जिससे उस सीट के लोकसभा चुनाव के परिणाम या पार्टी पर कोई नकारात्मक असर पड़े। खबरें तो ये भी हैं कि बीजेपी आम चुनाव को लेकर पहली लिस्ट 22 जनवरी यानी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद जारी कर सकती है।
दक्षिण के राज्यों में बीजेपी हमेशा कमजोर रही है। ऐसे में इस बार फोकस दक्षिण में भी अपने प्रदर्शन को सुधारने पर है। मोदी और शाह की जोड़ी को हमेशा ही कुछ हटके फैसले लेने के लिए जाना जाता है। ऐसे में सियासी समीकरण को साधने के लिए बीजेपी की क्या क्या तैयारी है, ये भी जानना जरूरी हो जाता है। तो 2024 चुनावों के लिए बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है और इस बार पार्टी का फोकस 400 से ज्यादा सीटों पर है। ऐसे में जो सबसे बड़ा फैसला पार्टी ले सकती है वो है 70 साल या उससे ज्यादा की उम्र के सांसदों का टिकट काटना। माना यही जा रहा है कि इस बार पार्टी युवाओं को तरजीह देगी। आंकड़ों के मुताबिक 17वीं लोकसभा में बीजेपी के करीब 25% सांसद 2024 के चुनाव तक 70 साल से ज्यादा की उम्र के हो जाएंगे। 1956 से पहले जन्मे मौजूदा सांसदों में सबसे ज्यादा किन राज्यों से, दरअसल इसे समझना बेहद जरूरी है। राज्य जो है, सबसे पहले गुजरात की बात कर लेते हैं। 10 मौजूदा सांसद गुजरात के हैं जो 70 साल के हैं या उससे ज्यादा के। इसके बाद कर्नाटक के 9, यहां पर भी बहुत ज्यादा लोगों के टिकट कटने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के 5 मौजूदा सांसद है बीजेपी के जो 70 या फिर उससे ज्यादा के हैं। इस सब के बाद अगर उत्तर भारत में आ जाए हम, झारखंड में 2 मौजूदा सांसद हैं जो 70 या उससे ज्यादा के हैं। बिहार के 6 हैं और राजस्थान, मध्य प्रदेश को लेकर हम बात करें, वहां पर 5 मौजूदा बीजेपी सांसद हैं जो कि 70 या 70 प्लस के हैं और राजस्थान के 5 हैं। तो ये वो राज्य हैं और ये वो आंकड़े हैं जिन पर बीजेपी इस वक्त 2024 में उनका टिकट यहां पर काट सकती है। तो कुल 54 सांसद हैं कुल मिलाकर जिनकी उम्र लोकसभा चुनावों तक 70 साल हो जाएगी। ऐसे में इनमें से कई सांसदों का टिकट कट सकता है, यानी करीब 25% सांसद 70 साल के हो जाएंगे। ऐसे में माना यह जा रहा है कि इनमें से कई सांसदों का टिकट पार्टी काट सकती है, लेकिन यह फैसला बेहद कठिन नजर आता है क्योंकि 70 साल की कैटेगरी में पार्टी के कई दिग्गज नेता भी शामिल है। अब सिलसिलेवार तरीके से वो नाम और वो चेहरे भी देख लीजिए जो कि 70 साल के हो चुके हैं, उससे ज्यादा के हैं। राजनाथ सिंह मौजूदा रक्षा मंत्री हैं। राजनाथ सिंह को आप देखें तो मौजूदा रक्षा मंत्री हैं। वीके सिंह हैं, मंत्री हैं। राव इंद्रजीत सिंह हैं, ये बड़े नेता हैं। श्रीपद नाइक हैं। अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय मंत्री हैं। गिरिराज सिंह हैं, राजेंद्र अग्रवाल, रविशंकर प्रसाद, SS आलूवालिया, ये तमाम वो दिग्गज हैं जो कि लंबे वक्त से बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार होते हैं। PP चौधरी, संतोष गंगवार, जगदम्बिका पाल, ये तमाम वो दिग्गज नेता हैं जो कि 70 साल या उससे ज्यादा के हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अंडर 70 नेताओं का ये मतलब नहीं कि सभी सीनियर नेताओं को बाहर कर दिया जाएगा। इसके पीछे केवल उम्र ही पैमाना नहीं होगा। जो पार्टी के लिए योगदान देते हैं उन्हें इस बार भी मौका मिल सकता है। पार्टी को लोकसभा में अनुभवी नेताओं की भी जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव से पहले लोकसभा सीटों पर कैंडिडेट के नाम के ऐलान के पीछे भी रणनीति है। दरअसल विधानसभा चुनाव में ऐसा करने का लाभ बीजेपी को मिला था। ऐसे में पार्टी इसे लोकसभा में भी दोहराना चाहती है। कैंडिडेट का नाम चुनाव से पहले घोषित करने से न केवल पार्टी को लाभ मिलता है बल्कि कमजोर सीटों पर कैंडिडेट को अपना फोकस बढ़ाने का भी मौका मिलता है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में फैसला लिया जाएगा। बीजेपी की सर्वोच्च बॉडी की बैठक राजधानी दिल्ली में होने की उम्मीद है। इस बैठक में जिला परिषद स्तर के नेताओं से लेकर कुल 7,000 से ज्यादा नेताओं को बुलावा भेजा गया है। बीजेपी की पहली सूची में उन 160 सीटों में से ज्यादातर सीटें वो होंगी जो बीजेपी आज तक कभी नहीं जीती या जीत का मार्जिन बेहद कम रहा है। बीजेपी पिछले 2 साल से ऐसी सीटों पर लगातार मेहनत कर रही है। इन 160 सीटों का क्लस्टर बनाकर केंद्रीय मंत्रियों और बड़े नेताओं को इनकी जिम्मेदारी दी गई, जिनमें गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी शामिल है। बीजेपी ने इन सीटों को C और D कैटेगरी में बांटा है और 80-80 सीटों की 2 श्रेणियां बनाई हैं। 40 मंत्रियों को इन सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। हर मंत्री के जिम्मे 2 से 3 सीटें आएंगी। भारतीय जनता पार्टी अपनी पुरानी खामियों को दूर करके 2024 में कुछ ऐसा करना चाहती है कि उसका टारगेट यानी 400 वहां तक पहुंचा जा सके। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप जिन सीटों पर हारे थे, जहां आपका परफॉर्मेंस ख़राब था, जहां आपके कैंडिडेट को लेकर के लोगों में नाराज़गी है, उनको बदलिए, वहां समय से पहले उम्मीदवार दीजिए। हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने अपना फोकस दक्षिण के राज्यों में बढ़ाया है। खासकर कर्नाटक के बाद उसकी नजर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल पर है। वहीं दूसरी ओर खराब दौर में भी दक्षिण भारत में अपनी मजबूती बरकरार रखने वाली कांग्रेस का लगातार हो रहा पतन
और पारंपरिक रूप से ताकतवर रहे क्षेत्रीय दलों के भी कमजोर होने के विपरीत भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत कर रही है, जिससे उसे उम्मीद जगी है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में वो दक्षिण भारत के राज्यों में भी साल 2019 में पश्चिम बंगाल और ओडिशा के किए प्रदर्शन को दोहरा सकती है। अगर इन 3 राज्यों के 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो आंध्र प्रदेश में बीजेपी 25 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें से 24 सीटों पर उसे हार का सामना करना पड़ा। केरल में उसने 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन 15 पर हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं तेलंगाना की बात करें तो भले ही तेलंगाना में बीजेपी हाल के कुछ सालों में एक्टिव हुई है, लेकिन 2019 में वहां वो 17 सीटों पर लड़ी और 13 सीटें हार गई। यानी दक्षिण में बीजेपी का वोट बैंक भले ही सुधर रहा हो, लेकिन ताकत के मामले में वो इंडिया गठबंधन से पीछे नजर आती है। दक्षिण के राज्यों में ये अपनी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनता से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। कर्नाटका में इनको काफ़ी हद तक सफलता मिली है, लेकिन अभी भी तेलंगाना, केरला, चूँकि केरला तो वामपंथियों का एक मजबूत गढ़ रहा है, तो उसको भेदने में थोड़ा इनको कठिनाई तो होगी, लेकिन वहाँ पर कई ऐसे इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, जिसको लेकर के वहाँ की सरकार को ये घेर सकते हैं और जनता को अपने पक्ष में जोड़ सकते हैं। सिर्फ दक्षिण ही नहीं, बीजेपी का प्लान पूर्वोत्तर के राज्यों में भी हारी हुई सीटों को जीत में बदलने का है। ऐसे में किन किन हारी सीटों पर बीजेपी जीत की प्लानिंग कर रही है, वो जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। तो बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में ऐसी 14 सीटों की लिस्ट तैयार की है जहां वो खुद को कमजोर पाती है। पार्टी 2019 में उत्तर प्रदेश में 16 सीटों पर चुनाव हार गई थी, लेकिन 2 सीटें जहां पर बाय इलेक्शन हुए थे, उपचुनाव। ऐसे में पहली लिस्ट में उन 14 सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं वो कौन सी सीटें हैं जो 2019 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार गई थी। सबसे पहली सीट रायबरेली है। रायबरेली वही सीट जहां से सोनिया गांधी सांसद हैं, कांग्रेस की एकमात्र ये सीट है। बीजेपी को कांग्रेस के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा मैनपुरी दूसरी सीट समाजवादी पार्टी का गढ़, ये उसके कोटे में गई थी, जहां से मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव मौजूदा सांसद है। बाय इलेक्शन यहां पर भी हुआ था। बिजनौर की सीट, बिजनौर लोकसभा सीट पर बीएसपी के मलूक नागर ने बीजेपी के भारतेंद्र सिंह को हराया था। सहारनपुर में भी बीएसपी ने ही यहां पर जीत दर्ज की थी। यह समझौता हुआ था 2019, बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने साथ में मिलकर चुनाव लड़ा था। दूसरे नंबर पर बीजेपी रही थी। संभल लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया था, यह भी अहम सीट है। मुरादाबाद लोकसभा सीट की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के एसटी हसन ने यहां पर जीत दर्ज की थी। गाजीपुर पूर्वांचल अगर हम जाएं तो ये बीएसपी के पास गई थी। वहीं ये भी जौनपुर भी पूर्वांचल में ही आएगा। जौनपुर में भी मायावती की पार्टी के श्याम सिंह यादव ने यहां पर जीत का झंडा लहराया था। रामपुर और आजमगढ़, इन दोनों सीटों से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीते थे। ये सीटें हैं, लेकिन 2019 में सपा के पास ये सीटें थी। बाय इलेक्शन यहां पर हुए थे। रामपुर से आजम खान गए, आजमगढ़ से अखिलेश का इस्तीफा हुआ था, और अब ये दोनों सीटें बीजेपी के पास आ चुकी हैं उपचुनाव में। नगीना में बीएसपी के गिरीश चंद्र ने, नगीना जो सीट थी उसमें बीएसपी के गिरीश चंद्र ने बीजेपी के डॉक्टर यशवंत को हराया था। अमरोहा में भी मायावती का जादू चला था, यानी ये सीट भी बीएसपी के पास गई थी। अब अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, घोसी और लालगंज, ये वो सीटें हैं जो बीजेपी 2019 में नहीं बचा पाई थी, और यही वजह है कि पार्टी पहली लिस्ट में इन सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। और अगर हम बात बिहार की करें, देखिए उत्तर प्रदेश की बात तो हो गई और इन फोकस वाली सीटों पर बात हो गई, अब बिहार की बात करेंगे। बिहार में अगर बीजेपी का फोकस है तो वो नवादा, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, मुंगेर, गया लोकसभा सीटों पर है। 6 सीटें वहां की भी हैं। हालांकि यहां पर बीजेपी के सहयोगी दल भी अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। अब सवाल ये कि क्या बीजेपी खुद यहां से अपना उम्मीदवार उतारेगी या फिर ये एनडीए में उसके जो सहयोगी हैं ये उनके खाते में चली जाएंगी, ये देखना होगा। बिहार और महाराष्ट्र में अपने सहयोगियों को खोने के बाद जिन सीटों पर बीजेपी कमजोर है वो 144 से बढ़कर 2022 में 160 हो गई। बिहार में बीजेपी का साथ जेडीयू ने छोड़ा है, वहीं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना की राहें बीजेपी से जुदा हुई थी। इन सहयोगियों के अलग होने के कारण यह पहली बार होगा कि बीजेपी अधिकतम सीटों पर चुनाव लड़ रही होगी। ऐसे में अगर समीकरण पर गौर करें तो बीजेपी के लिए ये चुनाव 2019 के मुकाबले ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। सिर्फ इतना ही नहीं, लोकसभा में 400 सीटों के लक्ष्य को पाने के लिए बीजेपी अलग अलग तरह की रणनीति बना रही है। सूत्रों की माने तो बीजेपी जीत के लिए दूसरे दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल कराने का प्लान भी बना चुकी है।
पार्टी की एक महत्वपूर्ण इंटरनल बैठक में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने पार्टी के विभिन्न महासचिवों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। विनोद तावड़े को ज्वाइनिंग कमेटी का प्रभार दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक ज्वाइनिंग कमेटी दूसरे दलों के प्रभावशाली नेताओं और सांसदों को बीजेपी में लाने की संभावना तलाशेगी। फैसला उम्मीदवार के क्षेत्र में प्रभाव और चुनाव जीतने की क्षमता के आधार पर लिया जाएगा। पार्टी उन सीटों पर इस विकल्प पर विचार करेगी जहां उन्हें लगता है कि उनके पास जीतने वाला उम्मीदवार नहीं है। माना जा रहा है कि बीजेपी दूसरे दलों के नेताओं को अपने साथ मिलाकर अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है, खासकर उन सीटों पर जहां पार्टी कमजोर है और जहां दूसरे दलों के किसी नेता को शामिल करने से जीत की संभावना बढ़ सकती है। पार्टी ने मैनिफेस्टो के लिए भी कमेटी तय किया है। साथ ही विजन डॉक्यूमेंट का काम राधा मोहन दास अग्रवाल जो कि बीजेपी के महामंत्री हैं उनको सौंपा है। चुनावी तैयारियों, चुनावी प्रचार का काम सुनील बंसल और तरुण चुग को सौंपा गया है। तो वहीं दुष्यंत गौतम को बौद्ध समाज का सम्मेलन करने का काम सौंपा गया है और उन्हें ये कहा गया है कि बौद्ध समाज बीजेपी से जुड़े, इसकी तैयारी उन्हें करनी है। वो भी अब इस काम में लग रहे हैं। तमाम कमेटियां अपना काम कर रही है। इस बीच कम से कम बीजेपी ने इन कमेटियों के गठन के साथ ये तय कर दिया है कि 400 का जो उसका आंकड़ा है, जहां तक वो पहुंचना चाहती है, उसके लिए वो किसी भी हद तक यानी कि जा सकती है। यानी दूसरी पार्टी के नेताओं को भी अपने साथ जोड़कर वो 400 के लक्ष्य को प्राप्त करने में उसे कोई संकोच नहीं होगा। बीजेपी मिशन 2024 के लिए जी जान से जुट गई है। ऐसे में हर उस विकल्प पर गौर किया जा रहा है जिससे 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की जा सके, चाहे पहली सूची जारी करना हो या फिर युवाओं को ज्यादा मौका देना। सभी पहलुओं पर हाईकमान पार्टी नेताओं के साथ मंथन कर रहा है ताकि विपक्षी गठबंधन इंडिया को हरा सके। हालांकि बीजेपी 400 पार का सपना देख रही है और कई बार पार्टी फोरम पर इस बार 400 पार का नारा भी लगाया गया है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी कैसे इस बार नए लक्ष्य को हासिल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।